हेलो। हेलो। भाई, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वही भारत में राष्ट्रवाद, है ना। और क्लास के सारे आ गए जिन जिन को बोला था मैंने। भाई कमेंट कर दो, अपना नाम लिख के भेज दो, समझ जाऊँगा कौन कौन आया है। हेलो। भाई चैप्टर नाम था भारत में राष्ट्रवाद। मैं पढ़ा दे रहा हूँ, देखते हैं शायद आ जाएंगे सब लोग जब तक थोड़ी देर में। आज हम ना इसमें पूरा चैप्टर है वो मैंने सब हाईलाइट कर रखा है, जितने मेन बुक्स के हैं ना, मतलब जो पेपर में आएंगे सिर्फ वही मैंने टिक लगाया है। मतलब जितने हैं सिर्फ जितने भी लगा रखे ना, मतलब ज़्यादा कुछ बेकार का नहीं पढ़ना है। और एनसीईआरटी बुक है तो जितना पेपर में आएगा वही सब मैंने लगाया है सिर्फ। देखो पूरा चैप्टर करके हम कन्वर्ट करेंगे। आज लेक्चर 1 है तो इसमें आधा हम पढ़ा बताऊँगा मैं, और वो भी बहुत ईजी तरीके से बताऊँगा। ठीक है भाई, मैं बताता हूँ, तुम लोग सुन लो, जो बाद में भी कोई आएगा तब भी वो भी देख लेना। ओके नितिन भाई आ गए, बहुत बढ़िया यार। चलो बताता हूँ मैं तुमको यार, कोई और बाद में आएंगे वो लोग तो देख लेंगे, बाद में भी क्लास रहेगी। ओके। देखो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम था ना, भारत में राष्ट्रवाद। तो पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो एक राष्ट्रवाद मतलब मैं बता देता हूँ। राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र के प्रति, मतलब जो राष्ट्र के प्रति अपने जो जो लोग होते हैं ना, जो राष्ट्र के प्रति अपना सब कुछ दान वान देते हैं। दान नहीं, मतलब उनके राष्ट्र के प्रति कार्य करते हैं, उन लोग को राष्ट्र, मतलब वो लोग राष्ट्रवादी कहलाते हैं। और राष्ट्रवाद मतलब भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया, इसमें चैप्टर में पूछा गया है। तो मतलब राष्ट्रवाद मतलब देश में आज़ादी, राष्ट्र के प्रति लोगों में चेतना कैसे आई, वो चैप्टर के बारे में इसमें भी स्टार्टिंग में बता रखा है। तो मैं बताता हूँ तुमको क्या लिखा है, स्टार्टिंग से पढ़ते चलते हैं। दूसरे औपनिवेशिक की तरह, पहले 1 मिनट, पहले मेरी आवाज़ मेरी पूरी क्लियर आ रही है ना, एक बार बता दो सब लोग। क्या पता कहीं आवाज़ मेरी ख़राब चल रही है, मैं पढ़ाऊँ समझ नहीं है। आवाज़ आ रही है, बता दो। हेलो नितिन भाई, अच्छा आवाज़ आ रही है, ठीक है। मैं बताता हूँ। दूसरे औपनिवेशिक की तरह भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय, भारत में राष्ट्रवाद के उदय, है ना। मतलब इस जो मेन टॉपिक है ना, मैंने जिसको हल्का हल्का से ब्लैक कर रखा है, मतलब वो पूरा मेन हेडिंग है। तो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय, मतलब आधुनिक मतलब नया राष्ट्रवाद कैसे आया। तो इसका है, दूसरे औपनिवेशिक की तरह भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना औपनिवेशिक विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई है। औपनिवेशिक शासक के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे। अब इतने का मतलब बताता हूँ। मतलब जो दूसरे औपनिवेशिक की तरह, मतलब और देशों की तरह भारत में राष्ट्रवाद की उदय पता कैसे हुई। जो दूसरे लोग थे, मतलब जो अंग्रेज आए थे, तो उनके थ्रू जब आंदोलन हुआ, तो मतलब लोग, मतलब आंदोलन, विरोधी आंदोलन के साथ साथ गहरे तौर पर जुड़ते गए। मतलब आंदोलन करना है तो लोग एक दो लोग तो जुड़ते रहेंगे, मतलब आपस में। मतलब ये अगर कोई अंग्रेज है तो उसके हिंदू सब लोगों ने मिलकर आंदोलन किए। तो कोई इधर से हिंदू है, कोई दूसरा हिंदू है, तो मिलके ये लोग में एकता हमारे देश में आने लगी। मतलब हमारी इंडियन लोग है ये। जो अंग्रेजों के खिलाफ जब आंदोलन हुआ, तो आंदोलन में जब आए लोग, तो लोग मतलब बहुत सारे इंडियंस मिले। तो इंडियंस मिल मिल के आपस में, मतलब इनके बीच में एकता उत्पन्न होने लगी। भाई देख नहीं रहा। अच्छा भाई, क्लियर नहीं आ रहा है, रुको 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 1 मिनट, मैं फ्लैश ऑन करता हूँ। नहीं, अब दिख रहा है क्लियर। फ़ोन को लग रहा है स्टेबल रखना पड़ेगा फ़ोन थोड़ा। कोई नहीं, अब मैं समझाता हूँ। देखो पहले फर्स्ट लाइन में लिखा है कि अंग्रेज जो लोग थे, तो उनके जब खिलाफ हमने आंदोलन किया, तो आंदोलन में इंडियंस आए, मतलब बहुत सारे इंडियंस मिले। तो फिर इनके बीच में एकता एक तरीके की उत्पन्न होने लगा ना। मतलब ये अनजान थे, कोई ये अनजान थे। पर जब आपस में इन लोगों ने विद्रोह किया इसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, तो इनके बीच में एकता उत्पन्न हुई। तो इसी में बोला गया है कि मतलब कि
आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय परिघटना औपनिवेशिक विरोधी आंदोलन के साथ साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई है। मतलब जो परिघटना, मतलब ये जो घटना है औपनिवेशिक विरोधी की, ये हमारे देश के राष्ट्रवाद के तरफ पे एक तरीके से जुड़ी हुई है, उससे अटैच है। कैसे अटैच है? क्योंकि पहले औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ, जब औपनिवेशिक मतलब जो पहले के टाइम पे हमारे शासक थे, आए थे, वो लोग जो आए थे ना, तो उनके खिलाफ जब हमारी लड़ाई हुई थी, तो मतलब हम उत्पीड़न और दमन के साझा भाव, मतलब उत्पीड़न मतलब जो उन पे हमारे देश वाले पे उत्पीड़न किया जा रहा था और दमन किया जा रहा था, मतलब दमन समझ रहे हो? दमन मतलब हम पे जो आंदोलन थो, मतलब हम पे जो नियम थोपे जा रहे थे, तो उसको मतलब सबके साथ साझा भाव, मतलब सब लोग एक दूसरे के, सबको साथ में ही हो रहा था ना वो, मतलब हम इंडियन के साथ में हो रहा था साझा भाव। तो मतलब विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। मतलब जो अलग अलग समूह थे, वो उनको खिलाफ जो उत्पीड़न, मतलब उत्पीड़न के साथ हो रहा था, तो ये सबके साथ हो रहा था, सबको बुरा लग रहा था। तो ये सब एक साथ मतलब एक तरीके से जुड़ गए थे कि सब मिलकर संघर्ष कर रहे थे, उनके खिलाफ आंदोलन करना स्टार्ट कर रहे थे। तो मतलब इनके बीच में एकता आने लगी। लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद असर एक जैसा नहीं था। मतलब जो हर वर्ग है, हर समूह लोग हैं, उनके लिए औपनिवेशिकवाद मतलब एक जैसा नहीं था। मतलब किसी लोग के लिए, मतलब किसी कोई अमीर लोग है, तो उनको जो ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ा था इनसे, क्योंकि ये लोग टैक्स भर दे रहे थे। तब भी ये लोग मतलब उनके साथ में मदद कर रहे थे कि मतलब देश से थोड़ा भी टैक्स भरना पड़ तो रहा है ना, पर तो इनके लिए मतलब ज़्यादा कठिनाई थी, कुछ लोग के लिए कम कठिनाई थी और कुछ लोग के लिए ज़्यादा कठिनाई थी। तो मतलब उस टाइम में हर किसी के लिए ना, वो मतलब स्वतंत्रता, मतलब जो ये संघर्ष कर रहे थे उपनिवेशवाद, उसका अलग अलग महत्व था। मतलब गरीब के लिए अलग, मध्य वर्ग लोग के लिए अलग था, और हाँ, और अमीरों के लिए भी अलग था। और अनेक अनेक अनुभव भी अलग अलग थे। स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। मतलब स्वतंत्रता जो हमें चाहिए था, उसके लिए मतलब कुछ लोग के लिए, देखो बताता हूँ, मतलब स्वतंत्रता चाहिए था ना, तो कुछ लोग गरीबी में, उनको मतलब उनके परिवार वाले की, मतलब अंग्रेजों ने उनको गुलाम बना लिया था कुछ लोग को, और कुछ लोग के तो मतलब टैक्स बहुत देना पड़ रहा था। तो मतलब हर किसी के लिए अलग अलग हो गया था ना, मतलब स्वतंत्रता का महत्व। किसी को मतलब चाहिए था अपने देश की आज़ादी के लिए, किसी के मतलब आज़ादी मतलब नहीं, किसी के परिवार वाले को गुलाम बनाया तो उससे आज़ादी के लिए चाहिए था उनसे। कितने लोग को मतलब उनसे टैक्स ज़्यादा लिए जा रहा था, तो उसके लिए चाहिए था। कितने लोग को मतलब पैसे नहीं थे, उनसे मतलब मजदूरी करवा रहे थे, तो उसके लिए चाहिए था। मतलब हर किसी के लिए अलग अलग स्वतंत्रता का महत्व हो गया ना। तो स्वतंत्रता चाहिए हमें, कुछ लोग को चाहिए कि हमारे देश से वो गुलाम खत्म हो जाए, और कुछ लोग कह रहे थे कि हमसे, मतलब हर किसी का अलग अलग था। मतलब मेन चीज़ ये, स्वतंत्रता का महत्व अलग था सबके लिए। और तो उसके बाद क्या है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने समूह को इकट्ठा किया। इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल विशाल आंदोलन खड़ा किया। अब मैं बता दूं, उस टाइम पे ना कांग्रेस की सरकार थी, जब ये भारत में राष्ट्रवाद हो रहा था, उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी। तो उस टाइम में कांग्रेस की सरकार ने ऐसे समूहों को लेके, जो मतलब हमारे देश के लोग थे, जिनको बहुत बुरा उत्पीड़न हो रहा था, जिनके साथ दमन उत्पीड़न हो रहा था, उनको एक साथ लेके एक बड़ा विशाल आंदोलन खड़ा किया। और इस अध्याय में हम 1920 के दशक के आगे अध्ययन करेंगे। मतलब 1920 के आगे अध्ययन करेंगे, जो 1920 के आगे हमारे देश में आज़ादी के लिए कर रहे थे वो आंदोलन, तो उसके बाद क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहला टॉपिक क्या है हमारा? पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। तीनों चीज़ें, इन तीनों के बारे में बताता हूँ। विश्व युद्ध के एक नई आर्थिक तौर पर राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। विश्व युद्ध ने, मतलब विश्व युद्ध ने लोगों के आर्थिक, मतलब वो पैसे, इकोनॉमिक और राजनीतिक मतलब गवर्नमेंट वाले स्थिति मतलब पैदा कर दी थी। मतलब नई अनेक स्थिति पैदा कर दी थी। कैसी कि बताता हूँ। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्च की भारी भरपाई के लिए युद्ध के नाम पर खर्चे किए गए, उनमें कर्जे लिए गए, अनेक देशों से कर्जे लिए, और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुल्क लगा दिया गया। इस दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी। अब इसका मतलब समझो। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, तो उसमें देखो क्या क्या हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में आर्थिक मतलब याद करने के लिए, आर्थिक और राजनीतिक में, मतलब आर्थिक स्थिति पैदा कर दी थी। नई नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति
स्थिति पैदा कर दी थी। अब इसमें क्या हुई थी, इनकी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में वो मतलब क्या फ़र्क हुआ था वो बताता हूँ तुमको मैं। तो पहला है इसमें कि इसके कारण इसके कारण जो रक्षा व्यय था, जो रक्षा हमारे देश का डिफेंस सिस्टम है, उसमें पैसा ज़्यादा लगाना पड़ा था। अपने देश को पैसा ज़्यादा लगाना पड़ा था, तो मतलब खर्चा बढ़ गया, हमारे देश का रक्षा व्यय बढ़ गया, रक्षा व्यय। दूसरा टॉपिक क्या था, दूसरा क्या हुआ था कि देश को कर्जे लेने पड़े थे, और कर्जे लेने पड़े तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, अपने ही देश में मतलब करों में वृद्धि कर दी। जो टैक्स भरना पड़ता था उसमें वृद्धि कर दी, तो कर बढ़ा दिए गए, करों की वृद्धि हुई, और इसीलिए सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। मतलब अगर आप मतलब आप कहीं दूसरे देश में जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है, तो वो भी वृद्धि कर दिया गया। और आयकर शुरू कर दिया गया। आयकर मतलब अगर आपकी इनकम पे कुछ परसेंट वो गवर्नमेंट रख लेती है, तो वो आयकर शुरू कर दिया गया। अब देखो क्या क्या गया, रक्षा व्यय तो बढ़ा, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति खराब हुई विश्व युद्ध से, तो रक्षा डिफेंस सिस्टम में लाने पड़ेंगे, और बंदूक सिपाही लोग और लाने पड़ेंगे, तो इसलिए इनकी रक्षा व्यय बढ़ा, तो ये कर्जे लेने पड़े अपने देश को। कर्जे लेने पड़े तो, और फिर तो कर्जे का भरपाई कैसे करेंगे वो लोग, हमारे करों से ही करेंगे। तो लोगों ने कर बढ़ा दिए, सीमा शुल्क बढ़ा दिया, आयकर शुरू कर दिया, मतलब फीस मतलब तुम्हारे सैलरी में से काटेंगे वो लोग, वो भी कर दिया। ठीक है। और फिर देखो युद्ध के दौरान क्या क्या हमारे देश में हालतें हो गई थी बताता हूँ। जो 1913 था ना, 1913 के टाइम में ये सब हो रहा था। 1913 से लेके 1913 से 1918 तक के बीच कीमतें दुगनी हो गई। जो सामान की कीमतें थी ना, जैसे हर एक सामान की कीमतें मतलब उसकी पहले 5 रुपये थी, तो अब 10 रुपये कर दी गई थी। उसकी हर चीज़ की कीमतें दुगनी कर दी गई थी। और बीच में दिखाता हूँ, तुमको बताता हूँ, 1913 से 1918 के बीच में कीमतें दुगनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया था, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। मतलब जब हमारे देश में इस सामान का पैसा बढ़ने लगा, तो गरीब लोगों को मुश्किलें होने लगी कि सामान खरीदने में। और क्या किया गया, जो गांव थे ना, तो गांव से लोगों को उठा लिया गया ज़बरदस्ती, किस लिए कि उन लोग को सिपाही बना देने के लिए, कि मतलब उन्हें सिपाही बनाना था। सिपाही बनाने के लिए ज़बरदस्ती मतलब वहाँ के लोगों को ले जाया जाने लगा, तो जिस कारण से वहाँ के देश वालों को उनके देश में उनके मन में एक व्यापक गुस्सा आ गया था। तो क्या लिखा है, मुश्किलें बढ़ी और गाँवों से सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। हाँ, 1918, 1920 और 1918 से 1919 तक, और 1920 से 1921 तक में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई थी। मतलब देखो 1918 तक तो क्या हो गया, सामान की दुगनी हो गई और लोगों को ले जाने लगे, तो हमारे देश में व्यापक गुस्सा था ही। उसके बाद 1918 से और 1918 और नहीं देखो मैं दिखाता हूँ, सॉरी 1918 से 1919 तक और 1920 से 1921 तक, इस टाइम के में ना क्या हुआ, देखो बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, और जिसके कारण खाद्य पदार्थ का भारी अभाव पैदा हो गया। मतलब इस टाइम पे हमारे देश में बहुत सारे हिस्सों में फसलें खराब हो गई, कि जब हमारे इस टाइम पे फसलें खराब हो गई थी, इस टाइम जो मौसम हुआ था ना, इस टाइम पे हमारे से खाद्य फसलें खराब हो गई, जिससे हमारे देश में भी भारी मतलब खाद्य का भारी अभाव होने लगा था। और उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई, जिससे 1921 के, और मतलब इसी को 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 1920 से 1930 में कहा गया है, और सॉरी 1920 कह रहा हूँ, वो मतलब 120 से 130 लाख तक लोग मारे गए। मतलब जो 1918 से 1919 का टाइम था, और 1920 से 1921 के टाइम में पहले तो हमारे खाना
ये खाद्य पदार्थ हमारे ख़राब हो गए, फसलें ख़राब हो गई, ये हुआ। उसके उसी में उन बाद में ही थोड़ा हमारे देश में फ्लू भी फैलने लगा। फ्लू महामारी फ्लू महामारी फैलने लगी। फ्लू महामारी फैलने लगी, जिसके कारण 1900 जब देखो 1920 से 1921 में फैल रहा था, तो उसी टाइम ना 1921 में हमारी जनगणना हुई। तो जनगणना हुई ना, तो पता चला कि 120 लाख से 130 लाख लोग मारे गए हैं। लोग मारे गए हमारे, मतलब ये फ्लू के कारण और खाने पीने की कमी के कारण। तो इस टॉपिक में हमें क्या पता चलता है इस पूरे में, कि हमारे देश में जो उस टाइम औपनिवेशिक लोग तो आए थे, तो उन लोगों के कारण हमारे देश में आयकर, हमारे मतलब देश में विश्व युद्ध के कारण हमारे देश में राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पैदा कर दी थी, जिसके कारण हमारे देश के रक्षा व्यय बढ़ गया, कर्जे लेने पड़े हमें। कर्जे लेने पड़े तो सरकार ने हमारे करों में वृद्धि कर दी, हमारे सीमा शुल्क बढ़ा दिया, और हमारे सीमा शुल्क बढ़ा दिया, और हमारे आयकर शुरू कर दिया गया। आयकर शुरू कर दिया मतलब आयकर मतलब इनकम टैक्स लेने लगे, कि अगर कोई व्यक्ति मतलब कमाता है जितना, तो उसे कुछ परसेंट देना पड़ता है टैक्स अपने गवर्नमेंट को। तो आयकर शुरू कर दिया गया। और अगर आप कहीं क्रॉस करके दिखाता हूँ, देखो रक्षा व्यय बढ़ा हमारा पहला, क्योंकि हमें रक्षा अपने डिफेंस सिस्टम में ज़्यादा पैसा लगाना पड़ा। और जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो हमारी आर्थिक स्थिति खराब हुई, तो हमें रक्षा व्यय बढ़ाना पड़ा, मतलब अपने डिफेंस सिस्टम में और बंदूकें और सिपाही लाने के लिए पैसे लगाने पड़े, जिससे हमारे देश को कर्जा लेना पड़ा अन्य देशों से। उसको कर्जे को भरने के लिए लोगों ने करों में वृद्धि कर दी, मतलब टैक्सों में वृद्धि कर दी। सीमा शुल्क, अगर हम किसी विदेश से कहीं जा रहे हैं तो आते समय हमारा सीमा शुल्क लगेगा, मतलब पैसे लगेंगे, वो देना पड़ा। हमारे आयकर शुरू कर दिया गया, मतलब हमारे इनकम टैक्स, मतलब जो भी हम कमाते हैं उसमें से कुछ परसेंट वो ले लेंगे पैसे। और 1913 से 1918 के बीच कीमतें दुगनी कर दी गई। जो 1913 का टाइम था, 1913 से 1918 के टाइम पे, मतलब इतना ज़्यादा हमारे देश में आर्थिक स्थिति खराब हुई कि जो चीज़ों के पैसे थे दुगने हो गए, जिससे और उसी टाइम पे वो जो लोग थे, मतलब सरकार ने ना ज़बरदस्ती गाँव से सिपाहियों को भर्ती करने लगे। उनके सिपाही कम पड़ गए अब, मतलब विश्व युद्ध के कारण, तो देश में सिपाही भरने लगे। और 1918 से 1919 और 1920 से 1921 के टाइम में हमारे देश में खाद्य पदार्थ की कमी हो गई, क्योंकि हमारा खाद्य फसल खराब हो गया, इससे खाद्य पदार्थ का अभाव हो गया, और मुश्किलें हमारी बढ़ने लगी, जिसके कारण गांव में भी व्यापक गुस्सा था, और धीरे धीरे फ्लू की महामारी फैल गई। तो जब 1921 में जनगणना की गई ना, तब ये उसकी जनगणना के मुताबिक जो दुर्भिक्ष और महामारी के कारण, मतलब इसी कारण, मतलब खराब मौसम, खराब मतलब हमारे पैसे ज़्यादा लेने के कारण हम गरीब हो गए, मतलब लोग गरीब हो गए, और उन पदार्थ खराब हो गए, तो उन्हें मतलब खाद्य पदार्थ खराब हो गए, तो खाना नहीं मिला उन्हें, और खाना ना मिलने के कारण से उन महामारी फैला, महामारी कारण भी। तो जब लास्ट में जब 1921 में जनगणना की गई ना, तब उन मतलब 120 से 130 लाख लोग मारे जा चुके थे। मतलब विश्व युद्ध के कारण हमारे, सोचो जितने लोग उसमें नहीं मारे गए होंगे ना लड़ाई में, उससे ज़्यादा तो मारे चले गए हमारे ये देश की आर्थिक स्थिति खराब के कारण मर गए लोग। तो इसी मतलब ये हमारी आर्थिक स्थिति बता दी गई उस टाइम के। अब अगला टॉपिक क्या था, सत्याग्रह पर विचार। तो सत्याग्रह पर विचार कैसे किया गया कि सत्याग्रह देश में करना चाहिए, तो उसको मैं बताता हूँ सत्याग्रह पर विचार कैसे किया गया। तो महात्मा गांधी जो जनवरी 1915 में भारत लौटे, ये याद रखने के मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि कब लौटे, तो 1915 में महात्मा गांधी हमारे भारत लौटे, और इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका थे। उन्होंने एक तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्ल भेदी सरकार के सफलतापूर्वक लोहा लिया था। अब ये बात हमने पिछली क्लास में कहीं पढ़ा था। नेशनल मंडेला जो वहाँ पे मतलब दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद वाली नहीं नीति चल रही थी, क्योंकि काले लोग को कम लोग वो उनको अधिकार दिया जा रहा था और गोरे लोग को ज़्यादा। तो वहाँ पे 1915 में थे ना, तो इन्होंने नेल्सन मंडेला के साथ में मिलकर वहाँ पे जन आंदोलन के रास्ते पे चल के आंदोलन करके वहाँ पे नस्ल भेदी सरकार का पतन कर दिया था। तो सत्याग्रह के विचार, अब देखो मतलब ये पहले तो उनकी बात बता दी मैंने, जो कि महात्मा गांधी कब आए थे, उन्होंने मतलब वो क्यों मतलब वहाँ पे क्या करके आए थे। तो अब देखो अगला टॉपिक क्या है, सत्याग्रह के विचार। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और
सत्य की खोज पर जोर दिया गया। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। मतलब इसका मतलब क्या है, सत्याग्रह के विचार क्यों किया गया? जो सत्याग्रह का मतलब ये था कि मतलब अगर आपको किसी मतलब आपके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, तो इसका अर्थ मतलब उत्पीड़न हो रहा है तो उसका संघर्ष अन्याय के खिलाफ, तो उत्पीड़न से ही मुकाबला करके आपको किसी शारीरिक मतलब अगर आपको उत्पीड़न आपके ऊपर हो रहा है तो आपको शारीरिक बल मतलब आपको पावर की जरूरत नहीं है, लड़ाई की जरूरत नहीं है जिससे आप आज़ाद हो सकते हैं। आप अहिंसा का मार्ग सत्याग्रही तो सत्य का मार्ग अपना के भी अहिंसा के सहारे संघर्ष को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। मतलब जो लोगों के बीच में उनकी चेतना को बढ़ाना चाहिए कि आपके साथ वो हो रहा है, बुरा हो रहा है, आप उठो और आप थोड़ा संघर्ष मतलब अहिंसा का मार्ग अपनाओ। अहिंसा ना करके, अहिंसा मतलब शांतिपूर्वक मतलब विरोध करके उनको हटाओ, मतलब उन्हें हटाओ उन्हें। तो उत्पीड़न शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। मतलब जो उत्पीड़न शत्रु से ही नहीं, मतलब जो हम पे उत्पीड़न कर रहे हैं उन शत्रु से ही नहीं, लोगों को हिंसा मतलब हिंसा के जरिए लोग को सत्य की नहीं बात बतानी है कि मतलब सत्य के लिए लड़ो, तुम्हें नहीं तो तुम्हारे साथ ये करेंगे, हम तुम्हें हमारे साथ आंदोलन करना पड़ेगा, ये नहीं। और उनके साथ भी नहीं जो तुम्हारे साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके साथ भी नहीं कि तुम्हें उनको लड़ झगड़ के उनसे लेना है, उनसे अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति करनी है। अहिंसा का मार्ग अपनाओ, लड़ाई ना करके उन्हें मतलब प्रेरित कर दो, मतलब इतना उन्हें संघर्ष के अत्यंत सत्य और फिर मतलब उन्हें उतना विरोध करो पर अहिंसा के साथ, जिससे कि वो अंत में और ये भी पता है कि हमें संघर्ष से हमें अंत इस संघर्ष से अंततः सत्य की ही जीत होती है। मतलब अगर तुम शांतिपूर्वक वो कर रहे हो ना लड़ाई, तो तुम लड़ाई नहीं मतलब लड़ाई नहीं कह सकते इसको, हम कहेंगे आंदोलन कर रहे हो, तो इससे का मतलब तुम जरूर जीतोगे, तुम्हारी जरूर जीत होगी। तो सत्याग्रह के विचार, सत्याग्रह का विचार समझ गए? सत्याग्रह का विचार क्यों किया गया कि हम चाहे तो सत्याग्रह का विचार इसलिए किया गया कि हम अपने उसके थ्रू भी मतलब अहिंसा के थ्रू भी पूरे सत्य को जीत सकते हैं, अपने देश को आज़ाद करवा सकते हैं। इसका बस सिर्फ ये है सत्याग्रह के विचार में। अब इसमें से यही आपको मतलब अपने में टिक लगा लेना और ये अपने में याद कर लेना, यही मतलब समझ लेना, याद तो करना ही नहीं है इस चीज़ को भी, इसे बस समझना ही। तो हम अपने मन से भी समझ सकते हैं कि सत्याग्रह का विचार कैसे हुआ कि अहिंसा का मार्ग अपना के हमें पहले ही से पता है कि हम जीत सकते हैं। उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया गया है कि शारीरिक बल नाम शारीरिक बल से ही नहीं, हम अहिंसा का मार्ग अपना के भी सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब सत्याग्रह आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन के बारे में बताता हूँ। सत्याग्रह आंदोलन 1917 में उन्होंने बिहार सत्याग्रह आंदोलन 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। मतलब ये पहला क्या है, सत्याग्रह आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन 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 सत्याग्रह आंदोलन में क्या हुआ? मतलब 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके में, मतलब जो गांधी जी थे उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया 1917 में, कहाँ गए थे? बिहार। और बिहार के कौन से स्टेट में? चंपारण। अब आपको ये याद रखना है कि जब ना हमारे पे वो जब हम मैप वाला कर रहे थे, मैप वाला करेंगे ना क्वेश्चन, तो उसमें आता है कि बिहार का चंपारण के जगह का बताओ कहाँ है। तो ये चंपारण आपको इंटरनेट पे एक बार सर्च कर लेना बिहार का चंपारण कहाँ है। और यहीं पे उन्होंने पहला अपना मतलब यहाँ से दमनकारी मतलब जो ना यहाँ के जो वो थे चंपारण इलाके का दौरा किया, मतलब यहाँ पे उन्होंने पहले दौरा किया और देखा कि जो दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करना चाहिए। मतलब बागान व्यवस्था जो थी ना, मतलब बागान में ना पहले क्या करते थे अंग्रेज लोग कि वहाँ गाँव से शहरों से लोगों को उठा के लाके बागानों में रख देते थे और उनसे काम करवाते थे। तो उन किसानों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष के लिए उन्हें प्रेरित किया कि आप संघर्ष करो और अपने आप को आज़ाद करो यहाँ से। तो फर्स्ट उन्होंने ये किया, पहले उन्होंने 17 में चंपारण के कौन सी बिहार के चंपारण इलाके में क्या किया था? किसानों के साथ, बागान किसानों के साथ
बगानी व्यवस्था है ना, बेगानी व्यवस्था व्यवस्था याद करने में मतलब ऐसे से बना लेना, आपको आसानी रहेगी। एक बार मतलब रिवीजन करने के लिए एक बार देख लोगे तो याद आ जाएगा आपको सब कुछ ऐसे। और 1917 में उन्होंने 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसान को मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आयोजित किया। मतलब जो 1917 में ही ना, वो गुजरात भी गए थे। 1917 में ही वे गुजरात भी गए, और गुजरात जाके वहाँ पे खेड़ा गए। गुजरात में कहाँ गए थे? खेड़ा। खेड़ा आपने पढ़ा भी होगा, खेड़ा में। और खेड़ा में किसानों की मदद की, सत्याग्रह का आयोजन किया। पहला सत्याग्रह मतलब सत्याग्रह का आयोजन उन्होंने वही किया था स्टार्टिंग से। और तो उन्होंने क्या किया था? किसानों की मदद, किसानों की मदद के लिए। यहाँ भी किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, तो उन किसानों के साथ भी उन्हें न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे क्या आयोजित किया गया? सत्याग्रह। सत्याग्रह। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान ना चुकाने की हालत में थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। मतलब जो खेड़ा जिले के किसान को क्या परेशानी थी, जिनके कारण उन्होंने सत्याग्रह चालू किया। सत्याग्रह चालू करने का मेन कारण उनका ये था कि जो वहाँ के मतलब उस टाइम पे ना वहाँ की जो सरकार की फसलें खराब हो गई थी। जो फसल थी वो मतलब कारण बता रहा हूँ आपको। पहले फर्स्ट ये वाला रख लो, सेकंड ये वाला रख लो। फसल खराब हो गए थे, और फसल खराब हो गया था, और प्लेग बीमारी बढ़ गई थी। प्लेग बीमारी पता क्या होती है? प्लेग महामारी महामारी थी। तो जो चूहों, जो छोटे छोटे जानवरों से फैल रही थी, जिसके कारण बहुत लोग विदेशों में भी मरे थे। हमारे देशों में तो कम मरे थे, पर हमारे देशों में मरे थे बहुत भारी लोग, तो मतलब मौत हुई थी लोगों की। जिस कारण से मतलब वहाँ के किसान मतलब खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने में की हालत में नहीं थे। मतलब लगान चुकाने के उतना उन पे पैसा नहीं था कि वो लगान चुका सके। वह चाहते थे कि लगान की वसूली में ढील दी जाए, तो लगान की वसूली में ढील दी जाए। तो इसलिए वो लोग उन्होंने सत्याग्रह का आंदोलन कर मतलब गांधी जी के साथ मिलकर करना स्टार्ट किया। तो पहले क्या था? पहला था बिहार में चंपारण में हुआ था किस बगानी किसानों के साथ। दूसरा हुआ था गुजरात के खेड़ा जिले में। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन के लिए अहमदाबाद चले गए। अब 1 साल बाद, ये देखो 2 साल तो हो गया यहीं पे, तो मतलब ये कुछ इनके बीच में कुछ टाइम होगा। तो मतलब जो अगला सन होगा 1918 चालू हो गया था। तो 1918 चालू हो गया था ना, तो 1918 में गांधी जी ने सूती कपड़ा कारखाने के लिए, अभी कभी सवाल आता है कि सूती कपड़ा कारखाने के लिए आंदोलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो गांधी जी चले गए थे, और किसने किया था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो गांधी जी तो याद ही रहेगा, गांधी जी ने किया था कपड़ा कारखानों के खिलाफ। सूती कपड़ा, सूती कपड़ा ना, सूती कपड़ा कारखानों के खिलाफ। कारखानों के खिलाफ, कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह, मतलब उनके खिलाफ आंदोलन चालू हुआ। और मतलब इनके बीच में यहाँ की जो मजदूरों थे ना, उनको सत्याग्रह आंदोलन के लिए मतलब उन्हें प्रेरित किया गया। अभी ना इस टाइम पे ना सत्याग्रह आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं गांधी जी। अभी स्टार्टिंग नहीं हो रहा है प्रेरित, पहले तो वो जाके बिहार में करते हैं, फिर जाके गुजरात के खेड़ा, बिहार के चंपारण में किए, गुजरात के खेड़ा में किए। और सूती कपड़ा और सूती कपड़ा कारखानों के खिलाफ मतलब सूती कपड़ा कारखाने जो थे ना, वहाँ के मजदूरों के लिए भी किए। और कहाँ गए थे वो तो हम लिखना भूल गए, अहमदाबाद गए थे। अहमदाबाद बड़े हो गए। ये सब देखो, ये जो खेड़ा जिला है गुजरात में ही है, अहमदाबाद भी गुजरात में ही है। और यहाँ मतलब अहमदाबाद गए थे, वहाँ के सूती कपड़ा कारखानों के खिलाफ उन्होंने किया था 1918 में। कोई पढ़ नहीं रहा है, जीरो। और उन्होंने आंदोलन किया। और रोल्ट एक्ट, अब उसके बाद मेन, ये रोल्ट एक्ट बहुत मेन है। रोल्ट एक्ट में क्या कहा गया है बताता हूँ मैं। रोल्ट एक्ट,
रॉल्ट एक्ट क्या है अब बताता हूँ, पढ़ते हैं हम। गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉल्ट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी संग्राही आंदोलन चलाने का फैसला लिया। 1919 में प्रस्तावित रॉल्ट एक्ट 1919 होती, जो रॉल्ट एक्ट लागू हुआ था 1919 में हुआ था, उसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। गांधी जी ने 1919 में रॉल्ट एक्ट जो लागू हुआ था उसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को एम्पायर होगा, ये हिंदी में ऐसे लिखा है, एम्पायर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जब जल्दबाजी में पारित कर दिया गया। इस मतलब ये जो भारतीय सदस्यों ने इसका भारी विरोध किया, तब भी जो कानून यहाँ के इस कानून को एम्पियर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने ज़बरदस्ती में पारित कर दिया गया कि, और इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियाँ के कुचलने, मतलब कोई राजनीतिक गतिविधि उनके कोई भी राजनीतिक गतिविधि कर रहा है ना, कोई आंदोलन कर रहा है किसी खिलाफ, और राजनीतिक कैदियों को और मतलब उन्हें राजनीतिक गतिविधियों को कुचल दे, मतलब उन्हें हटा सकते हैं। और जो राजनीतिक वो कर रहे हैं ना गतिविधियां, उनको 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल सकते हैं। इसका अधिकार मिल गया था सरकार को। सरकार ने यह आंदोलन लगा दिया, भारतीय सदस्यों ने मना किया पर इन लोगों ने माना ही नहीं। तो महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे, मतलब जो नागरिक अवज्ञा चाहते थे, इसे 6 अप्रैल से हड़ताल को शुरू हो रहा था। जो रॉल्ट एक्ट था ना, तो उसको कुचलने के लिए गांधी जी ने सोचा कि ये तो बहुत गलत कर रहे हैं, भारतीय सदस्य बड़ा कर रहे हैं, पर विरोध चालू कर दिया, और अगर हम विद्रोह करेंगे तो ये हमें कैद कर देंगे। तो इसको उन्होंने अहिंसक मतलब हिंसा ना करके ढंग से, मतलब शांतिपूर्वक ढंग से 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू हो रहा था, मतलब इस हड़ताल को 6 अप्रैल से शुरू करने वाले थे। तो उस टाइम पे तो व्हाट्सएप था नहीं जो सीधे शेयर कर दे कि 6 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट कर, मतलब कल से हम स्टार्ट करेंगे आंदोलन कल से हम रॉल्ट एक्ट के करेंगे। तो ऐसा तो कुछ था नहीं, तो इसीलिए क्या किया गया, उन लोगों ने प्रचार किया और 6 अप्रैल को बोल दिया 6 अप्रैल से शुरू करने वाले हैं। तो टाइम आगे दे दिया, थोड़ा टाइम बढ़ा के, कि मतलब इस दिन करेंगे तो सब लोग निकलेंगे। विभिन्न शहरों में रैली जुलूस का आयोजन करवाया गया, रैली करवाई गई, जुलूस निकलवाए गए कि लोगों को पता चले कि लोग भी धीरे धीरे आए हमारे साथ में। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, जो कामगार थे, मतलब जो वर्कर्स थे वो हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफी जैसे संचार सुविधा को भंग हो जाने की आशंका से भयभीत होकर अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी पर दमन शुरू कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, पहले में तो ये जो रेलवे पहली स्टार्टिंग किया हुआ जुलूस निकाले, तो रेलवे के वर्कशॉप से उसके कामगार जो काम करने वाले थे, रेलवे के लोगों ने हड़ताल शुरू कर दिया, उन लोगों ने काम करना बंद कर दिया, तो दुकानें बंद हो गई। तो जिससे व्यापक जन उभार से चिंतित हो, उधर जो लोग सरकार थी वो सोच गई कि जन उभार बहुत सारे लोग आएंगे तो बहुत सारा हड़ताल होगा, इससे डर के रेलवे और टेलीग्राफी जैसे संचार सुविधा को भंग हो जाने, और मतलब ये भी डर गए कि रेलवे भी भंग हो जाएगा ना, जो हड़ताल पे लोग चले जाएंगे, टेलीग्राफी भी, संचार भी, सब कुछ बंद पड़ जाएगा। तो इसलिए भयभीत होकर उन लोगों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया, उन लोग को मारना पीटना शुरू कर दिया कि वहाँ से उन लोग का वो आंदोलन खत्म कर दे। तो अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिए गए। तो अमृतसर में जो बहुत सारे नेता लोग थे उन लोग को हिरासत में ले लिए, ना रहेगा नेता ना होगा आंदोलन, इसे नेताओं लोग को हिरासत में ले लिए। गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने पर उन्हें रोक लगा दिया। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी, यहाँ तक कि गोली तक चलाने लगे वो लोग, पहले तो पीट रहे थे, फिर गांधी जी को दिल्ली में मना भी कर दिया। उसके बाद 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्वक जुलूस पर गोली तक चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाक कारखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। देखो लोग जो गुस्सा हो गए, तो वो लोग बैंक, मतलब सरकारी जितनी भी स्थल है उन सब पे तोड़फोड़ करने लगेंगे। तो इसलिए वहाँ पे उस टाइम में वहाँ की सरकार ने मार्शल लॉ क्या होता है,
मार्शल लॉ में होता है ना कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आप अगर बाहर जाएंगे ना तो इससे नहीं हमारे यहाँ कर्फ्यू लगता है तो गोली वोली से उड़ा देंगे, वैसे ही आपको धुंधला दिख रहा है, वैसे ही गोली से आपको उड़ा दिया जाएगा। तो इसीलिए मार्शल लॉ लागू कर दिया गया कि ना लोग ही बाहर नहीं निकलेंगे, तो लागू होगा कैसे। और ना वहाँ के जनरल डायर को वहाँ का कानून संभालने के लिए दे दिया गया। जो वहाँ के जनरल थे ना, जनरल डायर उस टाइम पे जनरल डायर थे, तो उनको दे दिया गया कि तुम अब कानून संभालोगे, मतलब तुम कानून संभालो, तो ये जो हमारे देश में मतलब भारत में जो ये हिंसा लोग कर रहे हैं हमारे नियम के खिलाफ, उसको संभालो। तो उन्होंने मार्शल लॉ लागू करते कोई बाहर ना निकले, और जनरल डायर को वो बना दिया उस टाइम का नेता बना दिया गया। उस टाइम का नेता किसको बना दिया गया था? पहले तो मार्शल लॉ लागू किया गया, रॉयल एक्ट के खिलाफ जब लोगों ने वो किया, क्या बोलते हैं, आंदोलन, तो उसके खिलाफ क्या हुआ, तो सरकार ने पहले दमन को कुचला, मतलब दमन का मतलब जो दमन कर रहे थे उन सबको लोगों को मारने लगे, और जो नेता लोग थे उन्हें गिरफ्तार करने लगे। तो जिसके कारण सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। और जनरल डायर उस टाइम का बहुत वो था, बहुत क्रूर वो था, जनरल था। उसको दिखाता हूँ मैं एक मिनट, किधर जनरल डायर को वहाँ का उस टाइप का जनरल बना दिया गया कि वो संभालेगा वहाँ की विद्रोह को। तो उसके आगे क्या हुआ, अब एक चीज़ बता दूँ पहले। 10 अप्रैल यहाँ हो गया था। 10 अप्रैल को देखो, 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में लोगों को मारा था, 10 अप्रैल को हुआ था। उसकी 10 के बीच में कुछ तारीख को वो कुछ ये जो मार्शल लॉ लागू हुआ था। और फिर उसी के 3 दिन बाद मतलब 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब ये तो बहुत सबने सुन रखा हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि अमृतसर में हुआ था। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गाँवों, मतलब बहुत सारे, अमृतसर तो जाते हो ना, अमृतसर में बहुत सारे गाँव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए। मतलब उन्हें उन ज़्यादा मतलब उस टाइम पे व्हाट्सएप था नहीं, जो सरकार सबको हर जगह पता चल जाए एकदम कि मतलब ये हो रहा है, मतलब मार्शल लॉ लगा पड़ा है, तो लोग को पता नहीं था। वो जलियांवाला बाग में मतलब वहाँ पे उनका फेस्टिवल मनाते हैं बैसाखी, उसके लिए जमा हो गए। उसी काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू, मतलब जो कुछ लोग और काफ़ी लोग ना जो दमनकारियों पर विरोध प्रकट कर रहे थे, इस लाइन को बताते हो, काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए। तो जो दमनकारी लोगों पे जो अत्याचार कर रहे थे ना ये लोग, तो मतलब उन पे जो दमनकारी लोग थे ना, तो उनके खिलाफ में जो वो हो रहा था, वो सरकार कर रही थी उनके खिलाफ आंदोलन नहीं, उनको दमन को तोड़ के उनके साथ दमन कर रही थी, उन्हें पीट रही थी, मार रही थी। तो उसके खिलाफ कुछ लोग जमा हुए थे, और कुछ लोग बैसाखी मेले के लिए जमा हुए थे। तो इसमें यह मैदान चारों तरफ से बंद था, ये जो मैदान था चारों तरफ से इसकी बाउंड्री थी, बंद था। तो शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को ये पता ही नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि गांव में अमृतसर है, उधर गांव में अमृतसर, तो यहाँ के लोग को उस टाइम व्हाट्सएप था नहीं, तो लोग को पता नहीं था कि मार्शल लॉ लागू है। तो पहुँच गए थे वहीं पे, और उसी बीच में कुछ हड़ताल करने वाले लोग भी पहुँच गए थे कि हमारे लोग को तुम मार रहे हो, तो वो लोग विद्रोह करने पहुँच गए थे। तो उसी टाइम में जनरल डायर जो था, उसने हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँच गया, और जो जितने भी जाते ही मैदान को बाहर निकलने वाले सारे रास्तों को बंद कर दिया उसने। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। मतलब जो उस टाइम के वो थे ना जनरल डायर, उसने पहले तो वहाँ पहुंचा, देखा कि लोग हैं बहुत सारे, तो उसने वहाँ पे पूरे जितने भी बाहर निकलने वाले गेट थे उसे बंद कर दिया, और वहाँ पे अपने सैनिकों से वहाँ गोलियां चलाने का आदेश दे दिया।
तो वहाँ खूब गोली, मतलब जलियांवाला बाग में मेन पता चल गया ना क्या हुआ। ये अमृतसर में हुआ। अमृतसर में क्या हुआ, 13 अप्रैल को, याद रखना 13 अप्रैल, कितनी तारीख को होता है, 13 अप्रैल को अमृतसर में वहाँ पे लोग वैशाली मेले में आए थे, वैसाखी मनाने के लिए। वो जलियांवाला मतलब बाग जो था वहाँ पे आए थे, वो चारों तरफ से घिरा पड़ा था। और उसी टाइम पे जो दिल्ली में, जो दिल्ली में नहीं तो पूरे देश में जो आंदोलन हो रहा था उसके खिलाफ में, जो सरकार उन पे विद्रोह करी थी लोगों पे, आंदोलनकारियों पे, वो लोग भी आ गए थे कि हड़ताल करते हुए। दोनों लोग मतलब वहीं पे आ गए थे। और गांव में होने के कारण वहाँ के लोग को पता नहीं चला था कि मार्शल लॉ लागू है, मतलब घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं गांव के एरिया होने के कारण। तभी वहाँ पे मार्शल, वो तभी वहाँ पे जनरल डायर आ गया। जनरल डायर जानते ही, वहाँ कभी नया नया जनरल बना था, वो आ गया। और वो पता ही पूरा वो जो बाग है पूरा बाउंड्री से घिरा पड़ा है, तो वो हर तरफ गेट पे आ गए। उन लोगों ने अपने सिपाहियों को हर गेट पे लगा दिया और पूरा गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो वहाँ पे लाखों में लोग मारे गए थे। तो उस दिन मतलब बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। तो और जिस कारण से जैसे जैसे, अब इससे आगे बताता हूँ, मतलब लोग मारे गए तो बहुत बुरा हुआ था उनके साथ में भी। तो जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को इमा निम्नता से कुचलने का रास्ता अपनाया। मतलब निर्ममता, निर्ममता मतलब वो उधर सरकार ने, उधर पहले जलियांवाला बाग हुआ तो लोग विद्रोह में आ गए। लोगों ने कहा कि इतना सारा हमारे दो देशवालों को मारा, तो उन लोगों ने हर जगह पे लोग अपने सड़कों पर उतर गए, हड़तालें करने लगे और उधर सरकारी स्थलों पे, इमारतों पे हमला करने लगे। और तो सरकार ने क्या किया, कार्रवाई अपनाई और इन्हें निर्भरता से कुचलने, मतलब इन्हें बाहर पीटने का अधिकार दे दिया, तो अपने सैनिकों को बोल दिया। तो लोगों को कोड़े मारे गए और गांव गुजरावाल पंजाब पर बम बरसाए गए। मतलब लोग मान नहीं रहे था तो उनमें बम भी डाला गया। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। अब आपको एक चीज बात बताता हूँ मैं, जो ये टाइम था जिस समय सत्याग्रह का विचार गांधी जी ने किया था, तो उन्होंने सत्याग्रह का विचार क्यों किया था कि मतलब इसका मतलब ही था कि शांति से लोग करें। अब मतलब सत्याग्रह शांति से हुई, परंतु धीरे धीरे सत्याग्रह में लोग समझ नहीं पाए कि मतलब कैसे करना है। तो लोग, कुछ लोग मतलब हड़ताल करने लगे ज़्यादा तेज। तो फिर सरकार ने उन्हें कुछ कुचलने का अपना दिया, नेताओं को बंदी बनाने लगे, मतलब उन्हें जेल में डाला गया, जिससे जनरल डायल वहाँ का जनरल बना। तो फिर एक दिन हत्या, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ, 13 तारीख को होगा। तो फिर लोग और सड़कें उतरे, तो सरकार को और कोड़े बरसाए उनके ऊपर, उन्हें उनके मतलब जो गुजरावाल पंजाब जैसे गांव में बम तक बरसाने लगे सरकारों ने। तो गांधी जी को ऐसा लगा कि ये गलत रास्ते पर जा रहे लोगों के साथ खतरा हो रहा है। तो लोगों, फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने आंदोलन को वापस ले लिया। महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि हिंसा को फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस लिया। तो मतलब पहली बार उन्होंने ट्राई किया था इस टाइम पे आंदोलन, इस टाइम पे आंदोलन सही नहीं हो पाया, तो उन लोगों ने, उन्होंने फिर सत्याग्रह को वापस ले लिया। फिर अगला क्या है, महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, क्योंकि थोड़ा आंदोलन था तो सरकारी ने वो कर दे रही थी, क्या बोलते हैं, सरकारी ने मतलब दमन के ऊपर कर दे रही थी, पीट दे रही थी, इन पे बम बरसा देती, कोड़े बरसा दे रही थी। तो उन्हें और जनाधार वाला, मतलब और जो ज़्यादा लोगों वाला चाहिए था आंदोलन, कि जिससे ज़्यादा लोग और आए। तो उन्होंने सोचा कि अगर ज़्यादा लोग कैसे ला सकते हैं, तो उसके बाद मैं बताता हूँ ज़्यादा लोग कैसे लाने। उन्होंने क्या तरकीब सोची, हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा आंदोलन नहीं चलाया जा सकता था। जो आंदोलन चलाना था तो ऐसा आंदोलन चल ही नहीं सकता था, मतलब अगर हिंदू मुसलमान ना है, क्योंकि हमारे देश में हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही ज़्यादा अमाउंट में थे। तो उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वह दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। अब इसके बाद एक चीज़ बता दूँ तुम्हें, इतनी दूरी से ना, इतनी दूरी तक नहीं पढ़ रहा, अभी इतनी दूरी के बाद पढ़ रहा है, क्योंकि इतनी दूरी के टॉपिक में कुछ और दे रखा है। तो पहले हमें इसके बाद यहाँ से पढ़ना है, फिर मैं अभी समझाता तुम्हें, अच्छे से समझा दूंगा पूरा। देखो पहले क्या गया था, हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ये आंदोलन संभव नहीं था। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन, उन्हें याद है ना, सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। तो महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन को स्वराज के लिए सहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। मतलब सितंबर 1920 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें
महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं से बात कर राजी कर लिया था उन लोग को कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। मतलब उनके खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करे, उधर खिलाफत का मुद्दा उठा के, जिससे दोनों लोग बीच में आए। अब रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मतलब इस बीच का बताता हूँ क्या था। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हुई थी, है ना। ये हम पिछले फर्स्ट चैप्टर में हमारा बताया गया था कि ओटोमन तुर्की का हार हुआ था। इस आशय की अप अफवाहें फैल मतलब इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ओटोमन साम्राज्य पर एक बहुत बड़ा शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। अभी जो खिलाफत बताया था ना मैंने, तो ये खिलाफत की ही परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है। खिलाफत था क्या, खिलाफत आंदोलन था क्या, तो वही लिखा हुआ है कि खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बेधुआ के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे को संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की। अब बताता हूँ मैं तुम्हें। पहली विश्व युद्ध जो हुआ था ना, उसमें ओटोमन की तुर्की की हार हुई थी, तो इस आश्रय की अफवाह फैल गई थी। मतलब ये जो बात की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा जो ओटोमन साम्राज्य पर बहुत सारी शांति संधि थोप देंगे। ये तुर्की ओटोमन हार गया था, तो ये अफवाह फैल गई थी कि जो इस्लामी विश्व जो है, मतलब मुसलमानों के जो नेता है खलीफा, वो ओटोमन साम्राज्य पर शांति संधि के वो थोप देंगे। तो खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए, मतलब तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए खलीफा की मतलब उस टाइम की तत्कालीन शक्ति के लिए, उसके रक्षा के लिए कि वो गलत कदम नहीं उठा रहा, तो उस समय मतलब उसकी रक्षा के मतलब शक्ति उसकी बचाने के लिए 1919 में बम्बई में एक खलीफा समिति का गठन किया गया था। उसमें मोहम्मद अली और शौकत अली थे, जिन्होंने गांधी जी के साथ मिलके जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की थी। तो मतलब जन कार्रवाई की जाए कि ये लोगों को पता चले, कोई है भी है स्कोर बना रहा है कि लोगों को पता चले कि देश में मतलब कोई वैसे शांति संधि, मतलब कुछ ऐसे उन लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ बुराई नहीं होएगा, हिंदू के साथ बुराई नहीं होएगा, होगा। तो इसलिए उस टाइम पे खलीफा समिति बनाई गई थी। तो वही खलीफा समिति उस टाइम पे किस टाइम में 1919 में बनाई गई। वो 1919 में किसके, मोहम्मद अली के खिलाफ बनाई गई थी, है ना। और मतलब मोहम्मद अली और शौकत अली ने मिलके ऐसा गांधी के साथ चर्चा किया कि लोगों को गलत ये मतलब शक्ति, उन्होंने ये ना लगे कि हम इनके साथ गलत करने वाले हैं। तो इसलिए ये खलीफा, मतलब मुसलमानों और हिंदू दोनों को ही डर लग रहा था ना इसके खिलाफ कि हमारे साथ बुरा होगा, तो ये मुद्दा उठा लिया गया, जिससे हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में आएंगे। और असहयोग ही क्यों, मतलब असहयोग आंदोलन ही क्यों चाहिए, तो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 1909 में उन्होंने लिखे थे, बहुत पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन, पता है कि ब्रिटिश शासन 200 वर्ष पहले से चल रहा है हमारे देश का आज़ाद होने से, तो पहले भी चल रहा था। तो उस टाइम में उन्होंने लिखा था कविता में, तो अपनी पुस्तक में हिंद स्वराज की, कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले तो साल भर में ही भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। तो मतलब क्या बोला गया था कि मतलब असहयोग आंदोलन क्यों चलाना था, ये बात हुई थी, मुद्दा खड़ा हो गया था। तो मुद्दा क्यों खड़ा होता, तो उस टाइम में जो वहाँ की असहयोग आंदोलन क्यों चलाना था, तो गांधी जी ने अपनी हिंद स्वराज की, उनकी एक पुस्तक है जो 1909 में लिखा था उन्होंने। 1909 में उन्होंने ये कहा कि महात्मा गांधी ने ये कहा था उसमें कि ब्रिटिश सरकार ना हमारे भरोसे ही चल रही है, हिंदुओं के भरोसे, मतलब जो हमारे नेता लोग हैं वही लोग उनको, मतलब उनके साथ दे रहे हैं, लोग साथ दे रहे हैं, तो ही चल रही है। मतलब इंसान तो आम आदमी तो नहीं साथ दे रहा था, पर राजा लोग, उस टाइम के नेता लोग, राजा नहीं मतलब नेता लोग, और बहुत सारे हमारे देश के लोग जो साइड बाई साइड उनका साथ दे रहे थे। तो उन सब लोग को एकदम प्रेरित करके ये कह दिया जाए कि मतलब उन्हें बता दिया जाए, उन्हें एहसास दिला दिया जाए ये लोग गलत कर रहे हैं हमारे साथ। तो मतलब ये असहयोग आंदोलन, मतलब इससे उनका शासन को हम उखाड़ सकते हैं, बहुत जल्दी ब्रिटिश के शासन को उखाड़ सकते हैं। तो ये सहयोग आंदोलन का ये मतलब हुआ। और असहयोग का विचार
कैसे बन सका, मतलब असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था, मतलब असहयोग का जो विचार है इनके मन में था, ये लोगों को प्रेरित करे, तो ये आंदोलन कैसे बन सकता था। तो ये बताया गया इसमें। गांधी जी का सुझाव था कि आंदोलन चंपारण तरीके से, मतलब चरणबद्ध, सॉरी माफ करना, गांधी जी का सुझाव था कि आंदोलन चरणबद्ध तरीके से, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप हो। सबसे पहले लोग क्या करें कि पदावली लौटा दे, मतलब वो जो उनकी उपाधि मिली है ना सरकारी नौकरी में, जैसे कोई भी पोस्ट, तो उसको लौटा दे सरकारी नौकरी। और क्या लिखा ये, सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस, अदालतों और विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दे। मतलब जो उन्हें सीट मिली है वो छोड़ दें, जो उन बच्चे पढ़ रहे हैं विश्वविद्यालय वो उसमें से हट जाए, स्कूलों में से हट जाए, अदालतों में से जो लोग हैं वहाँ अपने पद को छोड़ दे, और वहाँ की वस्तुओं का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करे, जिससे धीरे धीरे आंदोलन स्टार्ट होगा, है ना। तो 1920 की गर्मी में, 1920 की गर्मी में स्टार्ट होने लगा था धीरे धीरे, बताता हूँ तुम्हें मैं। 1920 की गर्मियों में गांधी जी ने शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में, गांधी जी और, हाँ, गांधी जी और शौकत अली थे ना, दोनों ने मिलके, ये शौकत अली मुसलमान थे, गांधी जी हिंदू थे, दोनों लोगों ने हिंदू मुसलमान को दोनों को जुटाते हुए, मतलब ये मुद्दा जो था, ये मुद्दा दोनों के लिए था, है ना, जिससे दोनों लोग हटा सकते थे मिलके, अपने पद छोड़ सकते थे। तो दोनों लोगों ने मिलके हर जगह प्रचार प्रसार किया, क्योंकि उस टाइम तो हमें पता है, बता रखा है मैंने कितनी बार, कि व्हाट्सएप था नहीं, फेसबुक था नहीं, जिससे हम एकदम न्यूज़ डाल दे, ट्विटर डाल दे, पोस्ट डाल दे कि आंदोलन शुरू करने वाले, तो था नहीं। तो इसलिए उन लोगों ने सब मिलके ये प्रचार किया अपने आंदोलन के लिए। फिर आखिरकार गर्मी में उन्होंने स्टार्ट किया, गर्मी मतलब जुलाई जून में स्टार्ट किया होगा, और फिर आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, याद रखना 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, और 1920 में ही कोलकाता अधिवेशन भी हुआ था। पर समझौता हुआ, मतलब उन्होंने समझौता कर लिया कांग्रेस सरकार के साथ, गांधी जी ने, कि असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर ले ली, मतलब अब वो असहयोग आंदोलन चला सकते हैं। ये आपको एक फोटो दिखाता हूँ मैं, ये देखो, असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो चरखा उरखा लेके लोग ऐसे असहयोग आंदोलन चला रहे थे। और आपको, रुको और एक चीज़ ये फोटो दिखा रहा हूँ, एक और चीज़ पहले जो जलियांवाला बाग का फोटो मैं दिखा दूँ आपको। याद है कि यहाँ पे एक इंसान है, जो ये दो लोग सिपाही लोग घसीट के लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था उस टाइम पे जनरल डायर ने आदेश दे दिया था कि सब जो आंदोलन कर रहे उन्हें हटा दो। तो उस टाइम पे ये देखिए, ये जो सिपाही लोग हैं, ये मतलब वहाँ के हमारे देश के लोगों को जो आंदोलन कर रहे थे उनको उत्पीड़न कर रहे हैं, उनको घसीट के लेके जा रहे हैं, जेलबंद कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, देखो पहले गांधी जी ने बता दिया कि स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए था आंदोलन, और आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। अब असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हो गया। अब देखो 1920 में उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन के साथ, मतलब 1920 में कलकत्ता नहीं, नागपुर अधिवेशन के साथ उन्होंने वो ले लिया, स्वीकृति प्राप्त कर ली। उससे पहले उन्होंने 1920 में गर्मी में भी बता दिया कि चरणबद्ध तरीके से करना है। तो अब 1921 में उन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया अपना। दिसंबर में तो उन्होंने बताया था, अधिवेशन ले लिया था, तो अब जनवरी में स्टार्ट कर दिया 1921 में। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। जो लोग थे उन्होंने स्वीकार तो कर लिया कि हम मतलब स्वराज के आह्वान, मतलब हम भी आंदोलन करेंगे, पर सबके लिए ना देश की स्वतंत्रता का अर्थ अलग अलग था। बताओ कैसे, देखो जो बता रखा, मैंने पहले ही बताया था, रुको आपको मैं दिखाता हूँ, पहले बता रखा था कि देखो ये रहा, चलो मैं वापस समझा देता हूँ। स्वतंत्रता हो रहा था, तो स्वतंत्रता हो रहा था, तो कुछ लोग गरीब थे, उनके रहा नहीं जा रहा था, उनको पैसे नहीं थे, उन पे खाने के लिए पैसा नहीं था, रहने के लिए पैसा नहीं था। उनके लिए था कि देश आज़ाद हो जाए तो हम अपना खाने पीने का हमें मिलने लगेगी, हमें चीज़ें हम आज़ाद हो, गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। और जो अमीर लोग थे, या मतलब मध्य वर्गीय लोग, वो तो कुछ लोग नहीं करते थे गुलामी ना, तो उनके खिलाफ ज़्यादा सामान महंगे थे, उन्हें कर देने पड़ते थे, आज़ादी नहीं थी कहीं से कहीं जाने की, सीमा शुल्क था। तो इन सब से बचने के लिए उन्हें, उनके लिए अलग था, दोनों के लिए अलग अलग था, और दोनों के लिए अलग अलग अभिलाषाएं थी, आकांक्षाएं थी कि देश आज़ाद होने के लिए, आंदोलन के लिए। तो बता दो, देखो आंदोलन क्या होता है, शहरों में आंदोलन, मतलब शहरों में या गाँव में, दोनों जगह हुआ था। और शहरों में आंदोलन बताता हूँ कैसे हुआ था। तो शहरों में आंदोलन
शहरों में आंदोलन कैसे हुआ? आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यवर्गीय हिस्सों के साथ शुरू हुई। अब जो आंदोलन स्टार्ट होता है ना, मध्यवर्गीय हिस्सेदारी के साथ होता है, मतलब मध्यवर्गीय लोगों ने स्टार्ट किया था। अब सोचो, बताता हूँ मध्यवर्गीय क्यों? क्योंकि गरीब लोग करेंगे नहीं, गरीब लोग के पास उतना कुछ है नहीं, तो करेंगे कैसे कि उनके पास अमीर लोग को ज़्यादा फर्क पड़ता है, ये वो तो पैसे टैक्सेस दे ही देते हैं, तो मध्यवर्गीय लोग ज़्यादा थे गरीब, अमीर लोग थे कम अमाउंट में थे। पर जो थे ये आंदोलन में शहरी लोग थे वो ज़्यादा लोग थे, तो हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। अब देखो, मैंने बताया था तुम्हें आंदोलन, गांधी जी भी आंदोलन के लिए बोला था, तो उन्होंने क्या बोला था कि कैसा होना चाहिए आंदोलन, कि चरणबद्ध तरीके से होना चाहिए। पहले तुम काम छोड़ दो, इस्तीफे छोड़ दो, स्कूल में जाना छोड़ दो, तो वही वैसे ही ये लोग भी अपना रहे थे। इन लोगों ने क्या किया, हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टरों ने, शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांत, अच्छा सॉरी, ये देखो यहाँ पे साइन बताया मैंने क्यों दिया है, मैं बताता हूँ। एनसीईआरटी बुक जो है ना, इसको थोड़ा ना मतलब शॉर्ट में लिखा रहता है और थोड़ी बात को थोड़ा हार्ड में लिखा रहता है, पर इसमें जो बात लिखी रहती है ना बहुत अच्छी लिखी रहती है। तो ये देखो, ये जो है ना, इसमें बताता हूँ, यहाँ से थोड़ा हमें इधर पढ़ना है पहले, इधर में थोड़ा टॉपिक इसी का है, तो उसके बाद ये आराम समझ आएगा, मैं पूरा समझाता हूँ तुम्हें। देखो, आंदोलन की शुरुआत हुई, शहरी मतलब मध्यवर्गीय लोगों ने ज़्यादा इसमें हिस्सा लिया, और हिस्सा लिया तो जो विद्यार्थी लोग थे, मतलब हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, और हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। तो और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद विदेशी सामानों का बहिष्कार हुआ। अब मैं बताता हूँ तुम्हें मैंने ये क्यों पढ़ाया, क्योंकि देखो यहाँ चरणबद्ध तरीके में बताया था गांधी जी ने कि पहले तुम्हें क्या करना, मतलब बताया था कि नौकरी वोकरी छोड़ दो, विदेशी सामानों का बहिष्कार कर दो, तो लोगों ने भी वही किया है। लोगों ने पहले तो नौकरी छोड़ी, फिर विदेशी सरकारों का बहिष्कार कैसे किया, देखो विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की मतलब कोई भी सामान था उसे नहीं लिया गया, मतलब सामानों को खरीदना बंद कर दिया गया लोगों द्वारा, और शराब की दुकानों की पिकेटिंग हुई। अब पिकेटिंग बताता हूँ, मतलब पिकेटिंग मतलब आंदोलन करके उनके खिलाफ, उस सामान, उस दुकान के खिलाफ, उस दुकान के तोड़फोड़, मतलब तोड़फोड़ नहीं, उस दुकान को पिकेटिंग मतलब उस दुकान पे जाना नहीं, उस दुकान पे लेना वाला सब सामान बंद कर दिया, मतलब बहिष्कार ही मान लो। तो पर कोई दुकान के खिलाफ उन्होंने पिकेटिंग किया, मतलब उसके यहाँ पे नहीं जा रहे, दुकान पे नहीं सामान खरीद रहे उनके यहाँ से, ये सब करना स्टार्ट कर दिया शराबों की दुकानों पे। और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। होली मतलब विदेशी कपड़ों को जला के, रोडों पर जला जला के आंदोलन किया गया कि हम विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे। स्टार्टिंग में ये हुआ, ठीक है। अब इसके बाद बताता हूँ, मद्रास के अलावा, अब बताता हूँ, ये मैंने बताया इसलिए भी बताता हूँ, मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। अब देखो पहले क्या हुआ, देश लोगों ने पदें छोड़ी, फिर वहाँ पे सामान को बहिष्कार किया, फिर मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव, मतलब मद्रास में नहीं हुआ था ये चीज़, चुनाव परिषद का बहिष्कार किया गया, मतलब परिषद चुनाव ही नहीं किया गया, नहीं करेंगे परिषद चुनाव, हम नहीं वोट देंगे। और वो लोग भी, मतलब जो इंडिया हमारे देश के थे, वो कुछ उनमें से कुछ नेता वो भी नहीं करते, हम भी चुनाव में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें अपने देश के खिलाफ, मतलब गांधी जी ने चलाया था तो लोग मान रहे थे। और मद्रास में गैर ब्राह्मण द्वारा, और मद्रास में क्यों मैंने मना किया, क्योंकि मद्रास में क्यों ये लोग क्यों लिखा गया कि क्यों ये परिषद चुनाव क्यों बहिष्कार क्यों नहीं किया गया मद्रास में, क्योंकि मद्रास में गैर ब्राह्मण द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें मद्रास में गैर ब्राह्मण द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें अधिकार मिल सकता है कि सामान्य रूप से केवल ब्राह्मण को मतलब केवल ब्राह्मण, मतलब मैं बताता हूँ, इसलिए इस पार्टी के ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। अब मैं बताता हूँ अपनी भाषा में, जो मद्रास था ना, वहाँ पे जो गैर ब्राह्मण लोग ने बना रखी थी जस्टिस पार्टी अपनी, तो उन लोग का कहना था ना, जस्टिस पार्टी का कहना था कि जो काउंसिल है ना, काउंसिल मतलब जो वहाँ पे काउंसिल होता है, असेंबली होती है, उसमें अगर जो प्रवेश के जरिए, अगर उसमें वो लोग अगर लड़ेंगे नहीं तो उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे, अगर वो लोग प्रवेश कर देंगे उस मतलब असेंबली में प्रवेश करेंगे तो उन्हें अधिकार मिल सकता है जो कि ब्राह्मण को केवल मिल पाता है अधिकार, मतलब बड़े ब्राह्मण को टैक्स कम देने का अधिकार था ना उस टाइम पे, तो वही अधिकार इनको मिल सकता है। इन लोग मद्रास वाले लोगों को ये लग रहा था, तो इसलिए उन लोगों ने उस टाइम मना नहीं किया कि हम नहीं, हम वो करेंगे, हम मतलब वोट दे, हम अपना लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, हम गैर ब्राह्मण जो लोग थे हम चुनाव में जाएंगे, भाग लेंगे। और हम लोग तभी ये लोग सोच रहे थे, गैर ब्राह्मण लोग थे तो नीच मानते थे, तो ये लोग ब्राह्मण बनेंगे तो इन्हें भी अधिकार मिलेगा, ये इनका सोच ये था। पर मद्रास के अलावा हर जगह पे वो लोगों ने बहिष्कार कर दिया था चुनाव का। अब देखो ये तो एक तरफा, मतलब एक स्टार्टिंग में शुरुआत में ये हुआ था शहर के आंदोलन में। अब शहर के आंदोलन तुम्हें बताता हूँ, मतलब शहर के आंदोलन में अब क्या हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे शहर के आंदोलन में क्या हुआ। तो
देखो और उसके बाद मतलब इतना तो समझ गए कि मद्रास में नहीं हुआ था, मद्रास में चुनाव नहीं रोके गए, मद्रास में चुनाव लोगों ने ही लिया कि वहाँ पे गैर ब्राह्मण लोग थे तो उन्हें वो चाहिए था वोट, मतलब उन्हें पावर चाहिए थी, और पर हर जगह पे और जगह पे लोगों ने अपना लड़ना बंद कर दिया था कि हमें चुनाव नहीं कर रहा, हमें नहीं चाहिए वोट और जगह पे। तो फिर उसके बाद ये तो स्टार्टिंग हो गया, स्टार्टिंग में लोगों ने खूब पिकेटिंग किया, खूब समारोह का ले देर बंद किया, मतलब नहीं लेंगे। पर शहरों में फिर उसके बाद में क्या हुआ कि शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे, खरीद इसके कई कारण ये थे कि खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनाने वाले कपड़े। अरे टॉपिक क्या है कि धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा, मतलब आंदोलन धीमा पड़ने क्यों लगा धीरे धीरे शहरों में ही आंदोलन, तो शहरों में आंदोलन धीमा इसलिए पड़ने लगा कि इसके कई कारण थे। खादी कपड़े जो हमारे देश बनाता है, हमारे देश में खाद ज़्यादा मिलता है ना, तो खादी कपड़े मतलब खादी नहीं, खादी जानते हो, जूट कैसे बताओ, जो बोरी देखे हो, बोरी जो सब्जी में बोरी आती है, तो वैसी बोरी, तो वो खाद के कपड़े होते हैं, तो खादी होती है वो। तो उसके कपड़े जो मिलते थे वो नॉर्मल कपड़ों की तुलना में महंगे थे, जो मिलों में भारी संख्या में कपड़े बनते थे ना, उसके उसके तुलना में महंगे थे। तो जानते हैं हम, चीन से कोई सामान आता है तो हमारा वो बहुत महंगा मिलता है। महंगा क्यों मिलता है? मतलब चीज़ सस्ता मिलता है, हमारे देश का महंगा मिलता है क्योंकि हमारे देश वाला अच्छा बनाता है। पर ये कि वो अच्छा तो बनाता है, पर जो हमारे देश के सामान है तो महंगी होती है, ओरिजिनल होती है, और उन दोस्त की सामान लोकल होती है पर उनकी सस्ती होती है। तो लोग जो गरीब लोग थे वो सब खरीद नहीं पा रहे थे, तो महंगाई प्राय महंगा होता था, तो जो कपड़े थे वो महंगा होते थे जिससे गरीब खरीद नहीं सकता था। तो ब्रिटिश संस्थाओं ने बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई, मतलब ब्रिटिश सरकार संस्थाओं ने बहिष्कार से, ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार, मतलब जो इन लोगों ने अपने देश ने ब्रिटिश सरकार को संस्थाओं के बहिष्कार किया, तो उससे भी समस्या पैदा होने लगी कि अब उन्हें संस्थाओं को जब हम बहिष्कार उनका कर रहे हैं तो हम पे तो वो है ही नहीं सामान, मतलब वो सामान हमारे देश में महंगा मिल रहा है, तो समस्या पैदा होने लगी। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थाओं की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थाओं के स्थान पर उनका उपयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थाओं की स्थापना की ये प्रक्रिया बहुत धीमी थी। लेकिन वैकल्पिक संस्थाओं की परिस्थापना की प्रक्रिया, मतलब हमारे देश में भी संस्था नहीं चलती, भारतीय संस्थाएं जो थी ना हमारे देश की, आंदोलन की कामयाबी के लिए हमारे देश में संस्थाएं होनी चाहिए थी वैकल्पिक, तो वो ना बहुत धीरे धीरे उनकी हमारे देश में वो संस्थाएं बढ़ रही थी, संस्थाएं बहुत कमज़ोर थी हमारे देश की, तो वो भी कुछ कर नहीं सकती थी हमारे लिए, जो मतलब हमारे लोग के लिए पैसा सस्ता वस्ता करवाने के लिए, आंदोलन को मतलब हमारे आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, तो संस्थाएं भी कमज़ोर थी। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग का हार मान के विद्यालयों में वापस जाने लगे, शिक्षक सरकारी स्कूलों में वापस, शिक्षक जो थे सरकारी स्कूल में वापस लौटने लगे, वकील दोबारा अदालतों में जाने लगे। तो ऐसे ही धीरे पड़ने लगा हमारा आंदोलन। तो हमने समझ लिया आंदोलन में अलग अलग धाराएं क्या हुई थी, मतलब पहले तो आंदोलन बढ़िया चला, तो इसका धीरे पड़ गया आंदोलन। और ये भी बता दिया कैसे कैसे हुआ, तो एक बार लिख लेते हैं क्या क्या हुआ था। पहले क्या हुआ, पहले इसमें हजार लोगों ने, मतलब मध्य वर्गीय लोगों ने भाग लिया जाता। उन लोगों ने क्या किया, हजारों विद्यार्थियों ने स्कूलों कॉलेज छोड़ दिए, लोगों ने और काम काज अपने छोड़ दिए, वकीलों ने छोड़ दिए। उसके बाद बहिष्कार किया गया समारोह का। और अगर थोड़ा देखो, ये भी बहिष्कार वाला ही था, सराबरा जो था ना, ये टॉपिक बहिष्कार था, और इसे पिकेटिंग लिख रहा है, तो इसका मतलब अगर आप ये टॉपिक लिखोगे ना अपने पेपर में, तो टीचर को लगेगा कि मतलब उस बच्चे ने पढ़ा है, वो बच्चे ने अच्छे से पढ़ रखा है, याद कर रखा है, तो इसलिए आप ये भी लिख दे रहा, पिकेटिंग याद कर लेना कि पिकेटिंग की गई दुकानों की, है ना, पिकेटिंग की गई। और फिर धीरे धीरे आंदोलन धीमा पड़ने लगा, लोग जाने लगे। तो ये भी अब लिख दोगे पूरा, तो समझ आ गया तुम लोग को। तो ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, अब ग्रामीण इलाकों में विद्रोह क्या हुआ था, विद्रोह कैसे हुआ, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैलता गया। धीरे धीरे जो शहर में काम होता, धीरे धीरे अब जाने लगा, धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा, गाँव के लोगों को भी आंदोलन हो रहा, तो लोग भी करने लगे आंदोलन। तो युद्ध के बाद, मतलब अभी देखो इस टाइम पे जो युद्ध हो रहा है ना, उस टाइम पे क्या हुआ था, पहले के टाइम पे जो गांधी जी ने एक और बार चलाया था, उस टाइम पे लोग
अहिंसा का मार्ग अपनाने लगे थे। पर इस टाइम पे लोग हिंसा का मार्ग अपना रहे हैं, मतलब सॉरी अहिंसा नहीं, उस टाइम पे हिंसा का अपना रहे थे, इस टाइम पे अहिंसा का अपना रहे हैं। इस टाइम पे बस लोग अपना समाज छोड़ रहे हैं। इस टाइम पे थोड़ा वो लोग कह सकते हैं कि तुम आंदोलन मत करो, आंदोलन थोड़ा कर रहे हो, तो समाज छोड़ रहे, समाज का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो इसलिए अब सरकार कुछ कर नहीं सकती है। तो पर तब भी सरकार ने कैसे न कैसे करके उन लोग का ये कम करवा दिया, धीरे करवा दिया। अब दूसरा क्या किया उन लोगों ने, ग्रामीण लोगों ने धीरे धीरे विद्रोह कैसे हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में। तो शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले चले किसान व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। मतलब जो किसान लोग थे ना, जो आदिवासी लोग थे, वो लोग भी तो संघर्ष किए थे बहुत ज़्यादा। उनके भी तो मतलब उन पे भी तो अत्याचार किया गया था सरकार द्वारा। तो वो लोग भी मतलब वो लोग भी उस आंदोलन में आने लगे, ग्रामीण लोग भी धीरे धीरे। तो ग्रामीण लोग आए तो उन लोगों ने क्या किया बताता हूँ मैं तुम्हें, एक मिनट। और अभी ना मैं थोड़ी देर में वो पूछूंगा, अभी तक आप लोग को जो जो प्रॉब्लम हुई ना, तो आप वो बता सकते हैं मेरे से, जब तक जो जो आप लोग को डाउट हो वो भी बता दूंगा मैं। तो अवध में सन्यासी बाबा ये, अवध में सन्यासी बाबा किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। जो एक बाबा थे अवध में, मतलब अवध एक जगह है जहाँ हमारे देश में, तो वहाँ पे सन्यासी एक बाबा थे रामचंद्र। वो किसानों का नेतृत्व करते थे, किसानों के अंदर उनका एक लीडर होता है ना, लीडर रहता तो आंदोलन अच्छा होता, तो वो लीडर की तरह ही काम कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र सबसे पहले फिजी में गिरी मिट्टिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। मतलब वो भी पहले मजदूर काम कर चुके थे, उन्हें पता था कि कैसा कितना बुरा लगता है, कितना बुरा होता अत्याचार। तो इसलिए वो लोग सन्यासी बाबा रामचंद्र वो उनका नेतृत्व करने लगे। इस आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। ये जो आंदोलन कर रहे थे ना, तालुकदार मतलब जो अमीर लोग थे और जमींदार लोग थे, उनके खिलाफ किसानों से भारी भयंकर लगान और तरह तरह के कर वसूल रहे थे। मतलब जो मतलब इसका जो आंदोलन हुआ था, वो तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान के तहत लगान ले रहे थे और तरह तरह के कर वसूल रहे थे। उनके खिलाफ ही आंदोलन ज़्यादा ये लोग कर रहे थे। तो पट्टेदार के तौर पर उनका पट्टे निश्चित होते थे। मतलब पट्टेदार मतलब पट्टे जानते हो क्या होता है? जो पट्टेदार मतलब कोई इंसान पर मतलब किसान पे ज़मीन नहीं है ना, तो बड़े बड़े ज़मींदारों से ज़मीन लेता था और कहता था कि मैं अपना जो इसे फल मतलब जो भी बिकूँगा उसका कुछ प्रतिशत, कुछ नहीं ज़्यादा प्रतिशत, ज़्यादा अमाउंट आपको दूंगा। मतलब जैसे 100 रुपये कमाए तो कुछ लोग बोलते 50, मतलब 50 नहीं, 50 तो ज़्यादा ही लेते थे, 60 80 तक परसेंट तक लेते थे वो लोग, ले लेते थे मतलब पट्टेदार। तो पट्टेदार ने पट्टे निश्चित कर होते थे, मतलब उन लोगों ने थोड़ी थोड़ी ज़मीन दे दी थी, उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता, तो बार बार उनकी ज़मीनें भी छीन ली जाती थी कि अब हमें नहीं चाहिए, ताकि ज़मीन पर उनका अधिकार स्थापित रह सके। मतलब ज़्यादा उन्हें टाइम तक उन्हें पट्टे में नहीं दिया जाता, तो ज़्यादा टाइम तक उन्हें पट्टा नहीं, मतलब जगह क्षेत्र नहीं दिया जाता कि तुम यहाँ ज़्यादा टाइम तक खेती करो। बार बार वो थोड़ा नेटवर्क एरर हो गया था, जिससे थोड़ा रिकनेक्ट हो गया। तो मतलब पट्टेदार, तो समझिए कि पट्टेदार मतलब जो जमींदार थे, वो उन्हें कम पट्टे मतलब एक ही स्थित पट्टा देते थे, मतलब जमीन देते थे, जिसके कारण वो बार बार पट्टे से जमीन, मतलब जो बार बार पट्टेदार थे ना, जमीन से उन्हें मतलब उनकी जमीन छीन लेते थे पट्टे से, तो किसानों से उनका पट्टा छीन लेते थे। मतलब कि तुम उतनी जमीन जो तुम्हें दे रखा है खेती करने के लिए, वो इस बार दिया तो अगली बार नहीं देंगे, अगली बार इसलिए नहीं देंगे क्योंकि कहीं तुम उस जगह पे जमीन पे मतलब अधिकार ना अपना लो। वो डरते थे, वो जो जमींदार थे, तो वो लोग ऐसा करते थे। तो बार बार किसानों को अलग अलग क्षेत्रों में करना पड़ता था, जिससे किसानों की मांग थी कि लगान भी कम कर दी जाए, बेकार खत्म हो जाए, मतलब बंधुआ मजदूरी खत्म कर दी जाए, दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना जाए। मतलब इन वो मेन उनके खिलाफ थे, दमनकारी जो लोग थे, किसान लोग थे, वो अपने जमींदारों के खिलाफ थे, उनके खिलाफ मतलब बहुत बुरे बोल रहे थे कि ज़मीन नहीं देते अच्छे से, लगान ज़्यादा है, कर ज़्यादा लेते हैं। तो वो सब ये सब उनके बारे में था। तो बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधा से भी वंचित कर देने के लिए पंचायत ने नाई धोबी का फैसला लिया। 19 जून 1920 में जवाहरलाल, अच्छा इतना बताता हूँ कि मतलब कुछ टाइम बाद उन्होंने आंदोलन में ये किया कि जो नाई लोग थे ना और के धोबी लोग थे, उन लोगों ने बोला कि तुम बड़े घर पे जाओगे नहीं, उनके यहाँ के कपड़े नहीं धोगे, उनके बाल नहीं काटोगे, तो जिससे उन लोग को मतलब परेशानी हो। उन लोगों ने आंदोलन कर रहे थे ना, तो उनको कुछ ना कुछ तो परेशानी होनी चाहिए थी, उन्हें करना, उन्हें दिखाना था कि हम लोग भी ताकतवर, मतलब हम लोग भी आपसे वो कम नहीं है, इसलिए। तो उन लोगों ने जमींदारों के वो नाई धोबी बंद कर दिया, मतलब नाइयों को भेजना, धोबियों को भेजना बंद कर दिया। और फिर जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध की गाँव का दौरा किया और
गाँव वालों से पंचायत की और उनकी व्यवस्था समझने का प्रयास किया, मतलब उनकी जो हालत थी वो समझने का प्रयास किया। अगले साल ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। अब देखो ये जो आंदोलन के लिए हम लोग धीरे धीरे आंदोलन के प्रेरित हो रहे थे ना लोग, कि हर इनकी देखो इनकी परेशानी भी अलग है। शहर वालों के लिए मतलब परेशानी नहीं, सॉरी, शहर वालों को गांधी जी के बाहर पर चल रहे थे ये लोग, वो अंग्रेजों के खिलाफ जा रहे थे, और गाँव वाले की प्रॉब्लम थी ये। तो धीरे धीरे क्या किया गया कि जब आंदोलन शुरू किया गया ना अगले साल ही 1920 में 1921 में चालू हुआ है। देखो 1921 में चालू हुआ है ना, ये बताया मैंने था स्टार्टिंग में 1921 में चालू हुआ है। तो ये उस 1900 मतलब शहरों में आंदोलन कैसे शुरू हो रहा था, तो अंग्रेजों के खिलाफ, और उसमें गाँव में क्या मतलब कैसे हो रहा था। तो उसी साल मतलब 1921 में तो ये हो रहा था, 1922 तक में ही वहाँ पे मतलब 1921 में जब आंदोलन फैला, तो मतलब 1921 से धीरे धीरे आंदोलन फैलने लगा था। तो ताल्लुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी। क्या हो लगा था एक मिनट, 1920 में आंदोलन फैला तो ताल्लुकदारों और व्यापारियों के पर हमले होने लगे, उनके बाजारों में लूटपाट होने लगे, उनके साथ अराजकता गुदाम पर फिर से देखो धीरे धीरे फिर से लोग अब बढ़ रहे हैं उसी आंदोलन में गलत तरफ बढ़ रहे हैं। पहले भी वो लोग हिस्सा बढ़ रहे थे, अब फिर से हिस्सा की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं, उधर हमले करने लगे गोदामों पे। तो बहुत सारे संस्थाओं स्थानीय नेताओं किसानों की समझा रहे थे, मतलब बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि कोई लगान नहीं भरेगा, और अमीर गरीब महात्मा गांधी का नाम लेकर अपनी सारी कार्रवाइयों को सही ठहरा रहे थे। मतलब बहुत सारे नेता लोग ना गलत कह रहे थे कि तुम लगान मत भरो, तुम अहिंसा करो, और कहते कि गांधी जी ने कहा है। अब गांधी जी बताए तो बताए कैसे, उस टाइम तो ट्विटर व्यूटर कुछ है नहीं जिससे कि वो मेल कर दे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, अहिंसा का मार्ग अपनाना है सिर्फ।